नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तालीम अतार। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 26 से 30 नवंबर तक होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए 100 करोड़ से ज्यादा मंजूर किया है। साथ ही पटना आयुर्वेदिक कॉलेज में अब 100 सीटों पर एडमिशन होगा। कैबिनेट ने बेटा में आईटी मेगा पार्क के लिए 38 करोड़ 39 लाख रुपए मंजूर किए हैं। आज कैबिनेट में कुल 25 मामलों पर निर्णय लिया गया है। 12 है जो पेंशन प्राप्त, जो वेतन प्राप्त कर रहे हैं रिवाइज्ड पे स्केल में। अब तक 7% डीए मिल रहा था, अब उसको 2% बढ़ गया है, तो अब 9% हो गया है 1 जुलाई 2018 से। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन एलजेपी ने 7 सीटों की डिमांड कर बीजेपी और जेडीयू की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि नेता अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले सीटों की रसाकशी तेज जरूर हो गई है। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का पेंच, सहयोगी दलों के अपने अपने दावे, एलजेपी की जिद बनेगी बीजेपी के लिए मुसीबत। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार एनडीए में सीट बंटवारे की खबर फिलहाल गलत साबित हुई, जैसा कि मीडिया में दावे किए जा रहे थे। एनडीए नेताओं के बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले सहयोगी एलजेपी की ओर से दिया गया वो बयान सुन लीजिए जो बीजेपी के लिए परेशानी खड़े कर सकती है। हमको 7 के अलावा और सीट चाहिए। 7 हम बिहार में लड़े थे, लेकिन बगल में आप झारखंड देखिए। झारखंड में हमारा ताकत है, हमारा संगठन है, हमारा वोटर है। बगल में आप बनारस में जाइए, वहाँ भी हमारा संगठन है, हमारी जात की संख्या अधिक है। लेकिन लोजपा 7 से नीचे नहीं जाएगी, किसी भी कीमत पर। किसी कीमत 7 से नीचे नहीं जाएगी। तो लोजपा 7 सीटों से कम पर लड़ने को तैयार नहीं, लेकिन पशुपति पारस के बयान को जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने नकार दिया। सीटों के बंटवारे का फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ते हुए कुछ दिनों के इंतजार करने की बात कही। मैं मानता हूं कि एनडीए में लोजपा केवल देश में जो आ जाएगा और बाहर में भी जो तय हो जाता है उसी पर एनडीए का सीट का बंटवारा हो। नीतीश जी ने साफ कहा कि सहमति हो गई है, अब इंतजार करिए कुछ दिन का कि इसकी घोषणा हो। सीट शेयरिंग पर फाइनल हुई डील की खबरों को बीजेपी और आरएलएसपी ने भी नकारा और जल्द ही कोई फैसला आने की उम्मीद जताई है। तो कई बार बातचीत चल रही जाकर के है, लेकिन हो गए फाइनल हुआ नहीं जाकर के, दौर चल रहा है। तो ये चर्चा जो है वो बस ऐसे र्यूमर है अभी। हमारे समझ से उससे सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। अभी पार्लियामेंट का चुनाव होना है, देश को प्रधानमंत्री जी चुनना है कि कौन प्रधानमंत्री हो। अगला प्रधानमंत्री फिर से 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी जी को होना जरूरी है। हमारी पार्टी लगातार यह बात बोल रही है। अब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, बनाएंगे। अब यह चर्चा सीट शेयरिंग पर बात मीडिया के माध्यम से नहीं हो सकती है। तो एनडीए में सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला अभी हुआ नहीं है, लेकिन एलजेपी जिस तरह 2014 में पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिले 7 सीटों पर अड़ी है और बिहार के साथ ही झारखंड और उत्तर प्रदेश में सीटों की मांग की है, उसने बीजेपी के साथ ही जेडीयू की मुसीबत भी बढ़ा दी है। हालांकि अंतिम रूप से फैसला सभी पार्टियों के प्रमुख ही मिल बैठकर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर सीटों को लेकर सियासी उठापटक जरूर शुरू हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ रवि एस नारायण, पटना। और इधर लालू फैमिली की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। खबर है कि जल्दी ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लालू परिवार से जुड़ी 17 संपत्तियों को अटैच कर सकती है। हालांकि इस मुद्दे पर बिहार की सियासत भी गर्म हो गई है। लालू परिवार को लगेगा झटका। ये तो होना ही था। जितना बेनामी संपत्ति लालू जी अपने पूरे बाल बच्चा परिवार के ऊपर लिया है, तो आज न कल तो खुलना ही था। बेनामी संपत्ति पर बयानबाजी। परिवार के लोगों ने संपत्तियों को किस प्रकार से आपस में किया है,
वो कहीं ना कहीं विषय होगा ईडी के सामने। जो व्यक्ति गलत करेगा उसको कहीं ना कहीं उसके परिणाम में न्याय के संगत निर्णय तो होगा ही। अटैच संपत्तियों पर सियासत। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोगों को फंसाने का सारा प्रक्रिया लोगों ने पूरा कर दिया है और ये चुनाव तक वो बाहर न निकले और जेल में ही रहें और उनके परिवार के लोगों को फंसाने की साजिश रची जा रही है। जी, लालू परिवार की बेनामी संपत्तियों पर आईटी की कार्रवाई के बाद सियासत तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी चीफ लालू प्रसाद और उनका परिवार जल्द ही पटना और दिल्ली के आलीशान इलाकों में स्थित 17 प्रॉपर्टी गंवा सकता है, जिसकी कीमत करीब 128 करोड़ रुपए है, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले साल सितंबर में अटैच किया था और बेनामी कानून के तहत 4 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें पटना में निर्माणाधीन मॉल, दिल्ली में आलीशान घर और दिल्ली एयरपोर्ट के पास 2.5 एकड़ में फैला फार्म शामिल है। दरअसल अटैच की गई प्रॉपर्टी लालू यादव के करीबी संबंधियों ने यूपीए शासन के दौरान खरीदी। 4 शेल कंपनियों की मदद से इनकी खरीदारी हुई और बाद में लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, लालू के बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बेटी चंदा, मीसा, रागिनी और दामाद शैलेश कुमार के नाम ट्रांसफर कर दिया गया, वो भी बहुत कम कीमत पर। सूत्रों के मुताबिक अटैच किए जाने के बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन संपत्तियों पर कब्जा कर सकेगा। वैसे अगर लालू प्रसाद का परिवार बेनामी कानून के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे 7 साल की जेल और संपत्ति की बाजार कीमत का 25% हिस्सा जुर्माना देना पड़ सकता है। दोषी पाया जाने वाला अगले 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। खैर, ये सब तो भविष्य के गर्भ में है। हाँ, इतना जरूर तय है कि आने वाले कुछ दिनों तक लालू की संपत्ति पर सियासत गर्म रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। नीतीश कुमार की किताब संसद में विकास की बातें की आज लॉन्चिंग हुई। बिहार विधान परिषद सभागार में इसका लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। किताब के संपादक नरेंद्र पाठक हैं और इसे प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। किताब में नीतीश कुमार के सियासी सफर और उनके भाषणों की चर्चा है। साथ ही किताब में नीतीश कुमार की कई पुरानी तस्वीरें हैं। किताब में 1992 में अयोध्या विवाद पर नीतीश कुमार के बयान से लेकर आडवाणी की और नरसिम्हा राव के संबंधों की भी चर्चा है। जो ऐतिहासिक रूप से इस देश के पीठ पर बोझ था, डटर था, अवरोध था, उसने इस देश को आगे खींचना शुरू किया, उसने आगे देश को बढ़ाना शुरू किया। यानी बिहार का रथ कैसे देश को आगे खींच रहा है, ये इस रिपोर्ट का निष्कर्ष है। और ये मैं कोई नहीं चाहता। नीतीश जी ने किस तरह का बिहार संभाला और कहां पहुंचाया, इसके बारे में सबसे प्रामाणिक लोगों की रिपोर्ट ये कह रही है, तो आप समझ सकते हैं उनमें किस तरह की विलक्षणता, संकल्प और दृढ़ तौर तरीके से काम करने की। जिस 77 के माहौल के अंदर जिसको टिकट मिल गया वो जीतकर चला आया। 55 से ज्यादा छात्र नेता चुनाव जीतकर आए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने हार नहीं मानी और 85 में जब वो चुनाव जीतकर आए उसके बाद से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और मित्र से मैंने कहा कि मेरे जैसे लोग तीसरा संस्करण जिनको उनके मुख्यमंत्री के नाते किस तरह से वो काम करते हैं, ये कोई भाषणों से पता नहीं चलेगा। जिन लोगों ने साथ में काम किया वो इस बात को जानते हैं कि उनका काम करने का तरीका क्या है। और मित्रों, नीतीश कुमार में हिम्मत है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी हिम्मत दिखाते हैं निर्णय लेने की, उसी प्रकार नीतीश कुमार निर्णय लेने की हिम्मत दिखाते हैं। सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बाद अब लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने सियासी चर्चा नीतीश कुमार और सुशील मोदी पर किताब लिखने का मन बना चुके हैं। इसका नाम दिया है नीतीश सुशील मोदी लेला। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में किताबों के जरिए सियासत तेज। सुशील मोदी नीतीश कुमार के बाद अब तेज प्रताप।
लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव लिखेंगे खिताब। नीतीश सुशील मोदी पर खिताब के जरिए तेज प्रहार। ये नजारा उस वक्त का है जब बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने राजद प्रमुख लालू यादव के जीवन पर लिखित पुस्तक का विमोचन किया था। मोदी अपनी इस पुस्तक में लालू को चारा घोटालेबाज से लेकर कई संज्ञा देने का काम किया था। कुछ दिन ही बीते थे कि लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने अपने राजनीतिक चाचा नीतीश कुमार और सुशील मोदी पर ही किताब लिखने की ठान ली। तो नीतीश और सुशील मोदी लीला हम निकालेंगे। नीतीश और सुशील मोदी लीला हम भी निकालने जा रहे हैं। वो बहुत जल्द निकल जाएगा। आप लोग को घर घर तक पहले आप ही लोग को जाएगा, प्रेस वाले भाई। तेज प्रताप के इस फैसले का उनके दल के नेताओं ने समर्थन तो किया ही, किताब में उन वाकयों का जिक्र करने की भी नसीहत दी जो नीतीश और सुशील मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन काल में किया है। और मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि किताब को जल्दी ही लिखे और जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बिहार के जैसे लोगों के शोषण किया है, लूटने का काम किया है, दोहन और शोषण करने का काम किया है, जो उजागर होना चाहिए। तो तेज प्रताप ने किताब के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर हमला बोलने का मन क्या बनाया। एनडीए में भी चर्चा तेज हो गई। बीजेपी ने तेज प्रताप को राइटर बनने की बजाय एक कुशल जनप्रतिनिधि बनने की सलाह दी, तो जेडीयू नेता तेज प्रताप को पहले किताबी ज्ञान ठीक से हासिल कर लेने की बात कह रहे हैं। जो माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री जी जो किताब लिखी है वो देख रहे हैं कि मार्केट में स्टॉक ही नहीं है, वो तो ब्लैक में किताब मिल रही है। ये लोग को पढ़ाई लिखाई से तो ये और इनके परिवार के लोग तो कोसों दूर रहे हैं। ये लोग तो बैक डोर से पढ़ाई करते हैं ना, सीधे लॉन्च करते हैं। कहा भी गया है कि सियासत में बाजी वही मारता है जो अपने प्रतिद्वंदी के हर एक चाल का जवाब समय रहते दे दे। शायद तेज प्रताप यादव भी इस बात को भलीभांति मान चुके हैं, तभी तो अपने पिता लालू यादव को लेकर सुशील मोदी द्वारा लिखी किताब का जवाब वो किताब से ही देने की तैयारी में है। देखना दिलचस्प होगा कि लालू के बड़े लाल पुस्तक के जरिए नीतीश और सुशील मोदी पर कितना तेज हमला करते हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और इधर संविधान बचाओ न्याय यात्रा के दौरान गोपालगंज में तेजस्वी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी ने साजिश के तहत लालू प्रसाद को जेल भेजने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि हमें डराने के लिए 25 मुकदमे किए गए हैं और सीबीआई के साथ ईडी को पीछे लगा दिया गया है। 25 को मुकदमा कर दिया। देश का जितना बड़ा एजेंसी है ये तोता सब नरेंद्र मोदी जी का, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ऐसा लग रहा है कि देश में सबसे बड़ा अपराधी हम ही लोग। अपराधी बेलगाम है और अपराधी के सामने सुशील मोदी जी अफवाह मियां जो अफवाह फैलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, दिन भर खाली पीसी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनता तो सुनती नहीं है तो प्रेस वाले को सुनाते रहते हैं। बिहार में आज का दिन हंगामे के नाम रहा। परीक्षा रद्द होने से नाराज आईटीआई के छात्रों ने शहर शहर हंगामा किया, सड़क जाम किया। आगजनी की कई जगहों पर पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। आईटीआई की परीक्षा रद्द होने से छात्र आक्रोशित। नाराज छात्रों ने जमकर किया हंगामा। शहर शहर विरोध प्रदर्शन और आगजनी। बिहार में आईटीआई की परीक्षा स्थगित किए जाने को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों ने कई जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों के बाहर जमकर हंगामा किया, जगह जगह आगजनी की और सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। चाहे बात राजधानी पटना की हो या छपरा, सासाराम, सहरसा, दरभंगा की या फिर किसी और शहर की, हर जगह एक ही तरह की तस्वीर देखने को मिली। हंगामा, हंगामा और हंगामा। आखिरकार कई जगहों पर तो छात्रों को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी तक भांजनी पड़ी।
और कई छात्रों को हिरासत में लेना पड़ा। अब सवाल है कि छात्रों की नाराजगी का कारण क्या है, तो आइए वो भी जान लेते हैं। दरअसल कई जिलों में होने वाली थी ITI की परीक्षा, लेकिन 3rd और 4th सेमेस्टर की परीक्षा शुरू होने से पहले ही रद्द हो गई। छात्रों का आक्रोश इस बात को लेकर है ये परीक्षा चौथी बार स्थगित की गई है। छात्रों का सवाल है कि दूसरे राज्यों में पेपर आउट होने पर बिहार में परीक्षा रद्द क्यों नहीं पूरे देश की परीक्षा रद्द होती। अब छात्रों की मांग है कि जुलाई में जो परीक्षा हुई उसी के आधार पर रिजल्ट प्रकाशित हो। हम लोग को 2 बार 3 बार आना पड़ता है, बहुत दूर दूर से हम लोग को देना पड़ता है, ठीक ना। रद्द कहीं और होता है, रद्द कहीं और होता है। हम लोग को पहला पड़ता है पूरे बिहार का। एग्जाम दे दिए, चारों सेमेस्टर पे रिजल्ट हम लोग का आ जाना चाहिए। इसके बाद कोई एग्जाम हम लोग देने वाले नहीं है। जितने भी जगह क्वेश्चन वायरल हुआ है वहाँ का एग्जाम कैंसिल किया जाए। हम लोग के यहाँ नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग एग्जाम नहीं देना चाहते हैं। हम लोग का रिजल्ट फाइनली रिजल्ट चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि हंगामा करने वाले छात्र नहीं हैं और ऐसे लोगों से सरकार सख्ती से निपटेगी। ITI में परीक्षा में छात्रों के हंगामे पर मंत्री का बयान सामने आया है। ज्यादा तमाशा कर रहे हैं, ये स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं। ये तमाशा फर्जी डिग्री बांटने वाले लोगों के द्वारा कराया जा रहा है और वो चाह रहे हैं कि माहौल खराब हो, बच्चों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। मधुबनी में सुशासन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं। ऑर्केस्ट्रा के दौरान फायरिंग हुई और पुलिस को कुछ पता तक नहीं चला। ऑर्केस्ट्रा के दौरान हथियारों का प्रदर्शन। सुशासन के दावों की जमकर उड़ी धज्जियां। जी, सुशासन की पोल खोलती ये तस्वीरें मधुबनी की। दुर्गा पूजा के दौरान 19 अक्टूबर को खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई गई। लौकही प्रखंड के अंधरामठ थाना के विक्रमशेर गांव में ऑर्केस्ट्रा के दौरान अवैध असलहों का प्रदर्शन किया गया। खुलेआम गोली चलाई गई और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी, जबकि ऐसे आयोजनों पर रोक है। बड़ी बात यह कि फायरिंग करने वाला शख्स पूर्व विधायक का पोता बताया जाता है और फायरिंग लोगों के बीच सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में हुई, लेकिन पुलिस अभी जांच में ही अटकी हुई है। फायरिंग हुई है कि नहीं? नहीं, अभी तो ऐसा क्लियर नहीं हो पाया है। अच्छा, उस पर हम लोग कर रहे हैं कार्रवाई। अच्छा, मैंने किस तरह की कार्रवाई, मतलब कार्रवाई मतलब सत्यापन होगा तो फिर FIR करके उसको रखी होगा। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हाँ। लेकिन जो शख्स जो फायरिंग कर रहा है उसकी तो पहचान हुई है। कोई एक्स MLA है, उनका वो पोता बताया जा रहा है, ग्रैंडसन है वो। उसका देखिए कि हम लोग पता कर रहे हैं, क्लियर पता चल जाएगा तो फिर आप लोग को मिल जाएगा। वैसे तो वीडियो में सब कुछ क्लियर है, लेकिन पुलिस को कुछ दिख ही नहीं रहा। खैर, आप करते रहिए इन्वेस्टिगेशन, लेकिन इन सवालों का जवाब भी दे दीजिए। हर्ष फायरिंग पर रोक के बाद भी क्यों चली गोली? ऑर्केस्ट्रा के दौरान भीड़ जुटी थी, तो पुलिस कहां थी उस वक्त? अगर किसी को गोली लग जाती तो आखिर जिम्मेदार कौन होता? क्या ऐसे सुरक्षा दे रहे थे अंधरामठ के पुलिस पदाधिकारी? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब बात न्यूज़ 18 की खबर के असर की करते हैं। हमने आपको पटना के बाइकर्स गैंग की खबर दिखाई थी, जिसमें युवाओं को सोशल मीडिया पर जॉब का ऑफर दिया गया था। खबर चलने के बाद हरकत में आई पुलिस ने कार्रवाई की और आज रोमपक राइडर्स ऑफ पटना नाइट किंग्स के एडमिन को पकड़ लिया गया। SSP ने बताया कि ये गैंग कई अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में भी शामिल था। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आरोपी 8वीं कक्षा का छात्र है और उसकी उम्र महज 15 साल है। हमारी जो टीम है और ट्रैक करके उस शख्स को अपने कब्जे में लिया है जिसने ये सब किया था।
और उसके पास से वो मोबाइल भी बरामद किया है जिसमें वो सब फेसबुक पोस्ट बनाया गया है और सबको वायरल किया गया है। इस ग्रुप से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं और जो इसको एक्सेप्ट किए थे, लाइक किए थे और जो इसमें शामिल थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है।